दोस्तों आज इस वीडियो पे हम जाने वाले हैं एक बहुत ही लंबी जर्नी पे। और इस जर्नी को हम करने वाले हैं एक बहुत ही महान स्पेस मिशन के जरिए। 1970s के समय जब साइंटिस्ट के पास में इतनी नॉलेज नहीं थे स्पेस के बारे में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ था, स्पेस के सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। उस समय अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक बहुत ही बड़े स्पेस मिशन का ऐलान किया था। इस मिशन को 1972 में नासा ने ऑफिशियली ऐलान किया था। इस मिशन का नाम था वॉयेजर। इस मिशन के जरिए साइंटिस्ट इस सोलर सिस्टम को बहुत ही आसानी से एक्सप्लोर कर सकते थे। इस मिशन से साइंटिस्ट को जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे प्लैनेट के बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी। और इस मिशन के ज़रिए उन सभी प्लैनेट में पाए जाने वाले मून के बारे में, उन सभी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर के बारे में और उन प्लैनेट्स के और भी छिपे हुए राज को खोलने के लिए ये मिशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। 1970s में जब एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष को देख रहे थे, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, उस समय नासा के इस ऐलान के बाद में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखा गया था। इस मिशन के ज़रिए टेलीस्कोप से देखे गए जितने भी प्लैनेट्स के बारे में जो भी जानकारी हमें मिल रही थी, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और डेटास इस मिशन से हमें मिलने वाली थी। और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी बड़े स्तर पे हमें मदद करने वाला था। वॉयेजर मिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि वो प्लैनेट के बहुत ही नज़दीक जाकर उनकी फुटेज धरती तक पहुंचाए और उन प्लैनेट्स में पाए जाने वाले जितने भी मून हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। ये सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव्स में से एक था वॉयेजर मिशन के तहत। इस मिशन को 1977 में कंडक्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल बनता है कि क्यों इस मिशन को 1977 में कंडक्ट किया गया था। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। 1977 एक नॉर्मल साल बिल्कुल भी नहीं था। 1977 एक ऐसा साल था जिसमें सारे प्लैनेट्स एक ऐसे अलाइनमेंट में आते थे जिस अलाइनमेंट से प्लैनेट्स के बीच में डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई थी। और एक ऐसा साल था जिस पे इस मिशन को कंडक्ट करना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर ये बताया गया था कि ये 175 ईयर में एक बार होता है और ये बहुत ही रेयर मोमेंट था। साइंटिस्ट इस अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से इस मिशन को बहुत ही पहले डिसाइड कर लिया गया था। 175 ईयर में एक बार इस अलाइनमेंट की वजह से सभी चारों प्लैनेट्स में डिस्टेंस काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद एक स्पेसक्राफ्ट की मदद से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल था, जिसके चलते साइंटिस्ट ने यहाँ पर यह डिसाइड किया था कि वो इस मिशन को 2 चरण पे बांटेंगे। पहला चरण पे वॉयेजर 1 होगा, दूसरा चरण पे वॉयेजर 2 होगा। वॉयेजर 1 का टारगेट प्लैनेट्स था जुपिटर, सैटर्न और वॉयेजर 2 का टारगेट प्लैनेट था यूरेनस और नेपच्यून। इन दोनों वॉयेजर की मदद से हम इन चारों प्लैनेट्स को आसानी से कवर कर सकते थे, आसानी से एक्सप्लोर कर सकते थे। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने इस मिशन को पास बाय मिशन के रूप में बनाया था। पास बाय मिशन का मतलब यह होता है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपने डायरेक्शन से बिल्कुल भी नहीं हटता और किसी के ऑर्बिट में नहीं जाता, यानी कि कोई भी प्लैनेट और कोई भी एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट में ये बिल्कुल भी एंटर नहीं करेगा, यानी कि ये अपने एक यूनिक डायरेक्शन पे चला जाएगा। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट का जो मेन टारगेट ये था कि ये बहुत नज़दीक से प्लैनेट्स के पास से निकलेगा, जिसकी मदद से हमें प्लैनेट्स के फुटेज मिलेंगे, प्लैनेट्स में मौजूद मून और उसके सारे गतिविधियों के बारे में पता चलेगा। इसका मेन टारगेट यही था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का टारगेट यही था। दोस्तों जहाँ पर ये मिशन एक पास बाय मिशन होने वाला था, इस मिशन को एक एंडलेस जर्नी के रूप में देखा गया था, जहाँ पर ये स्पेसक्राफ्ट ऐसे जगह पर जाने वाला था जहाँ पर मानव जाति कभी शायद ही पहुँच पाएगी। जब ये सब पता चल चुका था साइंटिस्ट को, तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर कुछ सोचा। लेकिन इसके पहले एक महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने इसके बारे में बहुत ही जल्दी सोच लिया था। और कार्ल सेगन ने साइंटिस्ट के सामने एक बहुत ही बड़ा सुझाव रखा था। ये सुझाव था कि हमें इस स्पेस प्रोब की मदद से एक मैसेज भेजनी चाहिए। हम इंसान, हम मानव जाति की तरफ से एक मैसेज हम इस प्रोब में अगर भेजेंगे
तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर हम ऐसे सभ्यता के साथ में कम्युनिकेट कर पाए, बात कर पाए और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी को शेयर कर पाए उनके साथ में, जिससे हम ऐसे टारगेट को अचीव करें जो हम अपने सपने में भी कभी नहीं सोच पाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा निर्णय यहाँ पर कार्ल सेगन और साइंटिस्ट की तरफ से लिया गया, जो इस स्पेस प्रोब के अंदर में बाद में इंस्टॉल किया गया था। ये था एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड कुछ इस तरह दिखता है। एक गोल्डन कलर का बहुत ही बड़ा गोल आकार का डिस्क, जिसे प्रोब के अंदर में इंस्टॉल किया गया था, इसे प्रोब के साथ में भेजा गया था। और ये एक बहुत ही बड़ा सिंबल था मानव जाति की तरफ से, मानव सभ्यता की ओर से। इस फोनोग्राफ रिकॉर्ड के अंदर में लगभग 55 लैंग्वेज में ग्रीटिंग्स दी गई थी और 115 से ज़्यादा फोटोज़ उसके अंदर में दी गई थी, जो मानव सभ्यता के बारे में बहुत कुछ बयां करती हैं। और इसके साथ में म्यूज़िक भी इसके अंदर में दी गई थी और भारत से भी काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक को इसमें ऐड किया गया था, जो हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। तो ये फोनोग्राफ रिकॉर्ड एक बहुत ही बड़ा मैसेज के रूप में इस प्रोब के साथ में जाने वाली थी। आखिरकार 1977 का वो ऐतिहासिक साल आ चुका था, जहाँ पर इस महान मिशन को हम लॉन्च करने वाले थे। ये हमारे मानव जाति का एक बहुत ही बड़ा मिशन होने वाला था। 20 अगस्त 1977 को वॉयेजर 1 का ट्विन वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया और उसके कुछ ही दिन बाद सितंबर 5 तारीख 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। इसके पीछे रीज़न ये था कि वॉयेजर 2 को एक दूसरे पाथ पे लॉन्च किया गया, जहां पर वॉयेजर 2 काफ़ी समय लेकर वॉयेजर 1 के कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो जर्नी करेगा, लेकिन वॉयेजर 1 को काफ़ी तेज़ी से और बहुत ही छोटे पाथ से लॉन्च किया जाना था, जिसकी वजह से वॉयेजर 1 को वॉयेजर 2 के बाद में लॉन्च किया गया। वॉयेजर 1 का जर्नी शुरू हो चुका था। बहुत ही तेज़ी के साथ में वॉयेजर 1 पृथ्वी से दूर जा रहा था। इस वीडियो पे हम बताएंगे कि वॉयेजर 1 ने अपनी जर्नी के दौरान क्या क्या देखा और हमारे पृथ्वी को उसने क्या डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिए। वॉयेजर 1 की जर्नी के कुछ ही सप्ताह के बाद में वॉयेजर 1 ने अपना पहला इमेज पृथ्वी को भेजा, जो बहुत ही यादगार तस्वीर हमारे सामने है। दोस्तों, ये तस्वीर था पृथ्वी का और चंद्रमा का, जो 7.25 मिलियन माइल दूर से वॉयेजर 1 ने भेजा था, जो 18 सितंबर 1977 को वॉयेजर ने नासा को भेजा था। इस इमेज में हमारे पृथ्वी और हमारे पृथ्वी के काफ़ी सुंदर चंद्रमा को वॉयेजर 1 ने 7.25 मिलियन माइल दूर से हमें दिखाया। इस शानदार ऐतिहासिक तस्वीर को वॉयेजर 1 भेजने के बाद में वॉयेजर 1 काफ़ी तेज़ी के साथ में इस सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट की ओर बढ़ रहा था। इस सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की ओर वॉयेजर 1 काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और इस जर्नी को 1.5 साल के अंदर में वॉयेजर 1 ने पूरा किया। वॉयेजर 1 जनवरी 1979 को जुपिटर के बहुत ही नज़दीक पहुंचा और अपना सबसे पहला इमेज अपने पृथ्वी पर वॉयेजर 1 ने भेजा था। वॉयेजर 1 ने लगभग 1900 इमेजेस कैप्चर किए और ये इमेजेस एक टाइम लैप्स के दौरान लिया गया था और ये इमेजेस 60 दिन के ड्यूरेशन पे हुआ था, जो एक काफ़ी लंबा समय था, लेकिन ये इमेजेस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले थे। इस टाइम लैप्स इमेज के ज़रिए जुपिटर में मौजूद उसके क्लाउड्स के बारे में और जुपिटर में मौजूद सबसे बड़े तूफान के बारे में, द ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में साइंटिस्ट ने काफ़ी नज़दीक से देखा, जो एक ऐतिहासिक मोमेंट था साइंटिस्ट के लिए। ये सारे जितने भी इमेजेस वॉयेजर 1 ने पृथ्वी को भेजा था, ये सारे इमेजेस काफ़ी हाई क्वालिटी इमेजेस थी, लेकिन उस समय में कलर की मौजूदगी ना होने के कारण ये इमेजेस सभी ब्लैक एंड वाइट में थी, जिसे बाद में कलर फिल्टर लगाकर देखा गया। कलर फिल्टर लगाने के बाद में जुपिटर के मार्बल जैसे एटमॉस्फेयर को साइंटिस्ट ने पहली बार देखा, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और इसी के साथ में वॉयेजर 1 ने और भी काफ़ी सारे इमेजेस को साइंटिस्ट के पास भेजा और ये इमेजेस काफ़ी थे जुपिटर के काफ़ी ज़्यादा राजों को खोलने के लिए। हम टेलीस्कोप की मदद से ऐसे चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते, जो चीज़ों को वॉयेजर 1 ने काफ़ी आसानी से ढूंढ लिया। जी हाँ दोस्तों, जुपिटर में भी एक रिंग सिस्टम होता है, यह हमें सबसे पहली बार पता चला वॉयेजर के इस इमेज के ज़रिए। इस इमेज में आपको ये दिख रहा होगा कि जुपिटर में भी एक रिंग सिस्टम मौजूद है।
इस रिंग को शायद ही कभी हम टेलीस्कोप की मदद से देख पाते, लेकिन वॉयेजर 1 ने काफ़ी आसानी के साथ में इस इमेज को हमें भेजा और इस इंफॉर्मेशन को हमें पहुंचाया। इसी के साथ में वॉयेजर 1 ने जुपिटर में मौजूद उसकी तीसरी सबसे बड़े मून की तस्वीर हमें भेजी, जो था आयो। इस मून की खासियत ये थी कि इस मून पे एक्टिव वॉल्केनोस थी, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता चला कि ये वॉल्केनो आज के समय पे बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। जुपिटर की इस मून की तस्वीर में हमें ये दिख रहा था कि इस मून पे एलोट्रॉप्स और सल्फर की काफ़ी ज़्यादा मात्रा थी और काफ़ी डेंस एटमॉस्फेयर था इस मून का। हमें वॉयेजर 1 की दी गई तस्वीर के जरिए ये दिख रहा था कि इस मून पे काफ़ी ज़्यादा डार्क स्पॉट्स थी, जो वॉल्केनिक क्रेटर्स होने की मौजूदगी को बयां करता है। इसके बाद वॉयेजर 1 ने जुपिटर में मौजूद उसकी सबसे बड़ी मून की तस्वीर हमें भेजा, जो था गैनीमेड की तस्वीर। गैनीमेड जो मून है, ये जुपिटर का सबसे बड़ा मून है। वॉयेजर 1 ने गैनीमेड की तस्वीर को काफ़ी अच्छी तरीके से भेजा था और इस तस्वीर की मदद से हमें ये पता चला कि गैनीमेड जो जुपिटर का सबसे बड़ा मून है, उसमें काफ़ी मोटी बर्फ़ की परत जमी हुई है, जो हमें सबसे पहले बार इस वॉयेजर की इमेज की मदद से हमें दिखा। वॉयेजर 1 की भेजी हुई इन तस्वीरों के जरिए हमें जुपिटर के बारे में काफ़ी जानकारी मिली, जो आगे चलकर हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाली थी। लेकिन अब समय आ चुका था, काफ़ी महीनों के इस फुटेज लेने की प्रक्रिया के बाद में अब समय आ चुका था जुपिटर को हमेशा के लिए अलविदा कहने का। अब वॉयेजर 1 काफ़ी तेज़ी के साथ में जुपिटर की ओर से फ्लाई बाई कर चुकी थी। ये समय था 1979 अप्रैल के शुरुआत के दिनों में, जब जुपिटर की ओर से पूरी तरीके से वॉयेजर 1 फ्लाई बाई कर चुका था और बढ़ रहा था अपने अगले टारगेट प्लैनेट की ओर, जो था सैटर्न। लगभग 20 महीनों का समय लगा वॉयेजर 1 को सैटर्न के पास पहुंचने में। नवंबर 9 तारीख 1980 को वॉयेजर 1 सैटर्न की काफ़ी नज़दीक पहुंच चुका था। ये काफ़ी स्पेशल मोमेंट था। जुपिटर के इमेजेस को भेजने के बाद अब बारी थी सैटर्न की। सैटर्न के रिंग सिस्टम को वॉयेजर काफ़ी नज़दीक से देख रहा था और काफ़ी जल्दी इस इमेज को वॉयेजर ने पृथ्वी तक भेज दिया। ये काफ़ी ऐतिहासिक मोमेंट था जब हम सैटर्न को इतनी नज़दीक से देख पा रहे थे। सैटर्न के रिंग को इतनी आसानी के साथ में हम देख पा रहे थे। वॉयेजर 1 ने सैटर्न की सबसे बड़े मून की तस्वीर को हमें भेजा, जिसका नाम था टाइटन। टाइटन की इस इमेज के जरिए हमें ये पता चला कि टाइटन में भारी मात्रा में नाइट्रोजन मौजूद है, जिसके जरिए एक एटमॉस्फेयर भी बन चुका है नाइट्रोजन का। और इसी के साथ में साइंटिस्ट को ये भी पता चला कि लिक्विड मीथेन और इथेन शायद मून के सरफेस में हो सकती है, जो बाद में 2004 में कैसिनी मिशन के दौरान कंफर्म कर लिया गया था। 8 घंटे की सबसे नज़दीकी उड़ान के दौरान वॉयेजर 1 ने सैटर्न के रिंग सिस्टम को काफ़ी नज़दीक से देखा और उसे कैप्चर भी किया। इस कैप्चर्ड इमेज में हमें ये दिख रहा है कि ये लगभग 100 से भी ज़्यादा रिंग मौजूद है, जो हमें पृथ्वी से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। सैटर्न में 100 से भी ज़्यादा रिंग है, जो कुछ जगहों पर ज़्यादा डार्क है, कुछ जगहों पर वो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे रिंग मौजूद है। और इस रिंग पे काफ़ी ज़्यादा आइस पार्टिकल्स है, जो ट्रिलियंस की मात्रा में सैटर्न की चारों ओर से घूम रही है। इसी के साथ में और भी काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन डेटास थे जो वॉयेजर 1 ने साइंटिस्ट तक पहुँचाया, और इस डेटा और इन्फॉर्मेशन की वजह से आज भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है साइंटिस्ट को और एस्ट्रोनॉमर्स को स्पेस के बारे में बहुत डीपली जानने के लिए। वॉयेजर 1 की गई इतनी लंबी जर्नी के बाद में अब जाकर समय आ चुका था, यह मिशन लगभग खत्म हो चुका था। वॉयेजर 1 ने अपना काम कर दिखाया था, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और डेटास साइंटिस्ट को मिल चुकी थी। अब यहाँ से वॉयेजर एक एंडलेस जर्नी की तरफ बढ़ने वाला था, जो बहुत पहले से ही साइंटिस्ट को पता था। ये जर्नी था ऐसे स्पेस के बारे में जो हमने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं। सेकेंड्स के हिसाब से वॉयेजर 1 की स्पीड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी और वॉयेजर 1 अब सोलर सिस्टम से निकलने वाला था। लेकिन जब वॉयेजर 1 4 बिलियन माइल दूर था, तब वॉयेजर 1 प्रोब को नासा ने एक कमांड भेजा। ये कमांड नासा ने तो भेजा था, लेकिन इसके पीछे जो व्यक्ति थे वो थे महान एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन। कार्ल सेगन ने यहाँ पर नासा से ये रिक्वेस्ट किया था कि एक आखिरी बार वॉयेजर 1 के लेंस को सन की तरफ मोड़कर एक आखिरी बार एक इमेज को कैप्चर कीजिए, जो हमारे लिए एक यादगार इमेज बनकर रह जाएगी।
और दोस्तों यही वो तस्वीर है जो वॉयेजर 1 ने 4 माइल दूर से ली थी। ये तस्वीर अब तक की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है जो स्पेस में ली गई थी। दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि ये तस्वीर हमारी पृथ्वी की है तो आप क्या विश्वास करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीर जो आप अभी देख रहे हैं ये 4 बिलियन माइल दूर से ली गई हमारी पृथ्वी की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप जो पतली सी लाइन को देख रहे हैं वो है लाइट बीम, और उस लाइट बीम के अंदर ही एक बहुत ही छोटा सा एक सफ़ेद कलर का डॉट आपको दिखेगा, वही है हमारा पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर, ये बहुत ही मेस्मराइजिंग एक फ़ोटो है जो वॉयेजर 1 ने ली थी 4 बिलियन माइल दूर से, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी एडवांसमेंट को दिखाता है साइंस के फील्ड में। 4 बिलियन माइल दूर से वॉयेजर 1 ने ये आखिरी बार हमें देखा था, और अब वॉयेजर 1 बढ़ने वाला था एक अंधेरे स्पेस में जहां पर हमें भी ये नहीं पता था कि वॉयेजर 1 कहाँ जाने वाला था। फरवरी 1990 को सोलर सिस्टम की हर एक तस्वीरों को वॉयेजर 1 के भेजे जाने के बाद में उन सभी तस्वीरों को एक साथ इकट्ठा किया गया, जो था 60 फ्रेम का एक तस्वीर, जिसमें हम वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को देख पा रहे हैं। इस तस्वीर के मिलने के बाद ही साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने यहाँ पर यह डिसाइड किया था कि वो वॉयेजर 1 के कैमरा को बंद कर देंगे। वॉयेजर 1 के कैमरा को बंद करने से वॉयेजर 1 के दूसरे सारे इंस्ट्रूमेंट को इनफ पावर मिलेगा, जिसके वजह से वॉयेजर 1 काफ़ी सालों तक आसानी से काम कर पाएगा। इसी के चलते इंजीनियर और साइंटिस्ट ने वॉयेजर 1 के कैमरा को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 16 दिसंबर 2004, 24 साल हो चुके थे सैटर्न से गुजरे हुए वॉयेजर 1 को। अब वॉयेजर 1 काफ़ी तेजी के साथ में टर्मिनेशन शॉक की ओर बढ़ रहा था। टर्मिनेशन शॉक ऐसा जगह था जहां पर सोलर विंड भी काफ़ी स्लो हो जाता है। इसे सोलर सिस्टम का एंड पॉइंट भी कहते हैं। ये एंड पॉइंट एक शील्ड की तरह है जिसे कहते हैं हीलियोशीथ। ये आउटर शेल भी कहा जाता है सोलर सिस्टम का, जहां पे काफ़ी मात्रा में चार्ज पार्टिकल्स है। 25 अगस्त 2012 वॉयेजर 1 पहुंच चुका था इंटरस्टेलर स्पेस में। इंटरस्टेलर स्पेस एक ऐसा स्पेस जहां पर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा, दूसरे गैलेक्सी, एस्ट्रॉयड, एलियंस क्या होगा किसी को उतना आइडिया नहीं था। लेकिन ये अब जर्नी हो चुका था शुरू, और अब होना था एक एंडलेस जर्नी वॉयेजर 1 का। आज जब हमारा साइंस इतना एडवांस हो चुका है, लेकिन आज भी वॉयेजर की दी गई इस सभी डेटास और इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसे भी कुछ डेटास हमें मिल पाएंगे, लेकिन वॉयेजर मिशन ने ये करके बताया। नासा के द्वारा इस मिशन से काफ़ी ज़्यादा हमें मदद मिली है सोलर सिस्टम को काफ़ी अच्छी तरीके से जानने के बारे में। वॉयेजर 1 मिशन के जरिए हमने सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में नहीं, बल्कि और भी काफ़ी सारे चीज़ों को हमने जाना जो हम कभी भी जान नहीं पाते थे टेलीस्कोप की मदद से। वॉयेजर 1 मिशन एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसके ज़रिए हमने साइंस पे काफ़ी ऊंचाई हासिल की। वॉयेजर 1 मिशन के ज़रिए आज भी हम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं, जहां पर साइंटिस्ट ने यहाँ पर वॉयेजर 1 की मदद से काफ़ी दूर तक रिसर्च कर ली थी स्पेस के बारे में। वॉयेजर 1 ने हमें समझाया कि हमारी हैसियत क्या है इस पूरे बड़े ब्रह्मांड में, जहां पर हम सिर्फ पृथ्वी और मार्स तक सीमित थे। वॉयेजर 1 ने हमें सोलर सिस्टम के बाहर तक की जर्नी करवा दी। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसी समय वॉयेजर काफ़ी तेज़ी के साथ में हमसे और भी दूर जा रहा है। वॉयेजर 1 की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है, जो 17 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी ज़्यादा है। आज वॉयेजर हमसे 22.5 बिलियन किलोमीटर दूर है, और भी काफ़ी दूर ये वॉयेजर जा रहा है। साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया है कि वॉयेजर के जो डिवाइसेस और गियर्स है वो 2025 तक काम करेंगी। यानी कि दोस्तों 2025 तक वॉयेजर काम करते हुए हमसे काफ़ी दूर निकल जाएगी। अगर वॉयेजर एक दूसरे गैलेक्सी तक पहुंच जाता है जहां पर हमारी तरह सभ्यता बसती होगी, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो पे।